Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak, and in this video we are going to do there should be some topics of gravitation of class 9. So first of all we are talking about mass. What is mass? So basically the mass is the matter contained in a body. Mass of a body is a measure of inertia of the body and hence called the inertial mass. जो मास है, ठीक है, वो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है. इनर्शिया का एक मेजर होता है, इसलिए हम उसको इनर्शियल मास भी कहते हैं. मास के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड जुड़ा होता है, तो इसलिए हम मास को एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. तो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो हमारे पास ग्राम होती है. दोनों के बीच क्या रिलेशन हो जाएगा? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम. मास ऑफ ए बॉडी इज ए कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यदि हम बात करें मास की, तो मास चेंज नहीं होते हैं, और इसको हम कॉमन बैलेंस से मेजर करते हैं. किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है. मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वेट. वेट is basically the force acting on the earth which is attracted toward the center of the earth. weight फोर्स हो गया. फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा. तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी mg. SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. न्यूटन होता है हमारे पास, क्योंकि वेट जो है काइंड ऑफ फोर्स हो गया हमारे पास. तो वेट इज equal to force and both share the same units, that is Newton. If the mass of a body is 1 किलोग्राम, तो वेट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल गिव यू 9.8 न्यूटन. वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी होती है. मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पर जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया. ठीक है. एक्सेलरेशन कैसी यूनिट होती है? वेक्टर यूनिट होती है. सो वेट इज आल्सो ए वेक्टर यूनिट बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जैसे हमने पहले बात की हुई है कि जो g है, g की वैल्यू चेंज होती है. ठीक है. तो g की वैल्यू चेंज होगी तो वेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है. वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो. आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो कब हो जाती है? जब अर्थ के सेंटर पर कोई ऑब्जेक्ट है वो हो, तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पर W की वैल्यू mg के इक्वल होती है. g की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो m मल्टीप्लाई बाई जीरो, दैट विल बी आल्सो बी जीरो. तो इसको हम वेट वेट उस टाइम जीरो हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? वेटलेसनेस बोलेंगे. ठीक है. दिस इज ए कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस. On the moon, acceleration due to gravity is nearly 1/6 of that of the earth. Hence the weight of the body is on the moon is 1/6 of the weight on the earth. जो मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है, यानी कि 9.8/6, दैट इज ऑलमोस्ट 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वहां पर जो वेट है वो भी 1/6 हो जाता है. ठीक है. जैसे यदि बात की जाए कि अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट है वो 60 किलोग्राम है, तो वहां पर यदि हम मून की बात करें तो वहां पर 60/6 दैट इज 10 किलोग्राम हो जाएगा. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर. ये हमारे पास दो केस दे रखे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक तो ब्लंट पिन है और एक है शार्प पिन. तो आपको पता है कि ब्लंट पिन को इस ब्लॉक के अंदर इंसर्ट करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और यदि हम यहाँ की बात करें, शार्प पिन की बात करें, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, यानी कि फोर्स है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है. यहाँ पर देखो एरिया जो है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया क्या है? कम है. वेट ऑफ ए बॉडी इज आल्सो ए फोर्स. W किसके इक्वल होता है? वेट mg. ठीक है. तो इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स, और ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है. तो हमारे पास दो पोजीशंस हैं ब्रिक की.
ठीक है, एक तो ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी हमारे पास और ये क्या है, वर्टिकल पोजीशन। बोथ द ब्रिक्स एक्सर्ट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द ग्राउंड बिकॉज दे हैव द सेम वेट। दोनों का जो वेट है वो सेम है, ठीक है, तो दोनों की दोनों फोर्स सेम लगाएंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट द एरिया, इसने ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है और इसने एरिया कम कवर किया हुआ है, ठीक है, तो दोनों जो है वो अलग अलग फोर्स लगाएंगे। ए लाइंग ब्रिक एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड वेरेज द स्टैंडिंग ब्रिक एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, यानी कि एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। Therefore, pressure depends upon force applied and area over which it acts. So, जो प्रेशर है हमारे दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन फोर्स हो गया हमारे पास और जो सेकंड वन है वो हमारे पास एरिया है। सो जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो प्रेशर P से डिनोट किया गया है, फोर्स को हम F से डिनोट कर रहे हैं और एरिया को A से, तो P की वैल्यू हमारे पास F बाई A हो जाएगी। प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट प्रेशर है वो फिर भी स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है क्योंकि इसकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। उसके बाद है हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, थिंक ऑफ ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड और गैस इन ए टैंक, प्रेशर एट दैट पॉइंट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। यदि हमारे पास कोई टैंक है, ठीक है, और उसके अंदर कोई गैस या लिक्विड फिल की गई है, तो यदि हम उसमें कोई पार्टिकल की बात करें, किसी मॉलिक्यूल की बात करें, तो वहां पर हर एक डायरेक्शन के अंदर प्रेशर लगता है, तो उसको हम कह रहे हैं कि भाई जो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है वो 360 डिग्री हो जाएगा। Therefore, pressure cannot be assigned a specific direction and hence is scalar। यानी कि जो प्रेशर है उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम उसको स्केलर मानते हैं। At the same time, if pressure is applied on a surface, then the resulting force is a vector quantity since it has direction of the effect of pressure on the surface। अभी जैसे हमने एक शार्प पिन और ब्लंट पिन का एग्जांपल लिया था, तो उसमें यदि हम बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें रिजल्टिंग जो फोर्स है, जैसे हम उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हम इसको नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश कर रहे, तो रिजल्टिंग जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर काम करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास जो प्रेशर है उसकी एक डायरेक्शन आ जाती है हमारे पास। द प्रेशर एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑफ द लिक्विड और गैस। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टैंक, यदि हमने अभी टैंक का एग्जांपल लिया था, यदि हम उसके बारे में बात करेंगे, तो ये जो प्रेशर है, ठीक है, वो लिक्विड ये जो गैस फिल कर रखा है टैंक के अंदर, ठीक है, तो उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा। सो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। सो द SI यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, और इसको सिंपली हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर कैन आल्सो बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ थ्रस्ट। प्रेशर को हम थ्रस्ट की टर्म्स के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। जो थ्रस्ट है, ठीक है, वो एक काइंड का फोर्स होता है जो कि परपेंडिकुलर एक्ट करता है किसी भी सरफेस के अंदर। सो प्रेशर इज आल्सो इक्वल टू द थ्रस्ट बाय एरिया। एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। हम डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है इनका। फर्स्ट वन, द स्कूल बैग्स है वाइड स्ट्रैप। जो स्कूल बैग होते हैं उनकी जो स्ट्रैप होती हैं, ठीक है, वो वाइड बनाई जाती हैं ताकि कंधों के ऊपर कम प्रेशर आए। शार्प नाइफ, यानी कि नाइफ होते हैं उनका जो वो शार्प बनाए जाते हैं ताकि कटिंग इजीली हो जाए। टिप ऑफ ए नीडल इज मेड शार्प। यदि हम नीडल की टिप की बात करें, यदि हम उसको ब्लंट बना देंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर ऑफ द ग्राउंड इज मोर व्हेन ए मैन इज वॉकिंग देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग,
ठीक है, यानी कि कोई आदमी जब खड़ा होता है या फिर चल रहा होता है तो चलते टाइम जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्टैंडिंग. Depression is much more when a man stands on the cushion than when he lies down or sits on it. ठीक है, यानी कि कोई आदमी है वो क्या कर रहा है, कुशन के ऊपर खड़ा हो रहा है या फिर उसके ऊपर लेटेगा या फिर बैठेगा, तो उस टाइम जो डिप्रेशन होता है यानी कि ज़्यादा एरिया कवर करता है वो एज कंपेयर टू द स्टैंडिंग पोजिशन. The tractors have broad tires so that there is less pressure on the ground and the tires do not sink into comparatively soft ground on the field. जो टायर्स हैं ट्रैक्टर के टायर होते हैं वो ज़्यादा चौड़े बनाए जाते हैं जिसकी वजह से कम प्रेशर फील हो. It is easier to walk on soft sand if we have flat shoes rather than shoes with sharp heels. यदि हम फ्लैट सरफेस वाले जो शूज़ हैं वो पहनेंगे तो जो सैंड है उसके ऊपर चलना इजी हो जाएगा. और यदि हम हील्स वगैरह लेके चलेंगे जिनका जो एरिया होता है वो कम होता है तो उस टाइम वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग एंड डैम्स आर लेड ब्रॉड एट द बॉटम टू डिक्रीज द प्रेशर. जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो नींव जो भरी जाती है, ठीक है, फाउंडेशन बनाई जाती है वो ज़्यादा ब्रॉड बनाई जाती है, बड़ी बनाई जाती है ताकि बिल्डिंग का जो प्रेशर है वो कम हो जाए. उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स. द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स. जो सब्सटेंस इजीली फ्लो करते हैं उनको हम फ्लूइड बोलते हैं. लिक्विड और गैसेज हैं वो फ्लूइड्स के अंदर आती हैं. इफ यू टॉक अबाउट सॉलिड्स दे एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू देयर वेट. लिक्विड्स आल्सो हैव वेट एंड दे एक्सर्ट प्रेशर. जो सॉलिड है उनका वेट होता है इसलिए वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ऐसे ही हमारे पास लिक्विड और गैसेज होती हैं. लिक्विड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वेट वेट होता है उनका और वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. यदि हम बात करें फ्लूइड्स की, वो हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, साइडवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड. अभी हमने जैसे 360 डिग्री की बात की थी, दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बियोंसी. बियोंसी क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड द लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स इन ऑन इट. यदि हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लिक्विड के अंदर डालेंगे तो वो अपने आप ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाती है एक टाइम तक. इट इज ईजी टू लिफ्ट ए स्टोन एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड वाटर बट फील्स हैवी इफ इट इज लिफ्टेड अबव वाटर. यदि हमारे पास एक पत्थर है, ठीक है, आप वैसे उठाओ सिंपली, ठीक है, एयर के अंदर उठाने की कोशिश करो और वही जो पत्थर है, ठीक है, उसको आप पानी के अंदर उठाने की कोशिश करो तो पानी के अंदर आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा. ए मग ऑफ वाटर इनसाइड द वाटर अपीयर्स लाइटर बट इट फील्स हैवियर व्हेन लिफ्टेड अबव द वाटर. ठीक है, therefore the objects appear to be less heavy when submerged in a liquid than they are in air. यानी कि लिक्विड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो कम हल्की प्रतीत होती हैं. ठीक है, दिस शोज दैट एवरी लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स इमर्स्ड इन इट. यानी कि यदि कोई लिक्विड है, ठीक है, या उसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो वो जो लिक्विड है वो क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसकी वजह से हमें उसका जो वेट है वो कम प्रतीत होता है. The tendency of a liquid to exert an upward force of an object placed in it is called buoyancy. तो कोई भी लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, तो वो जो अपवर्ड फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको क्या बोलेंगे, buoyancy बोलेंगे. आफ्टर दैट वी हैव बियॉन्ड फोर्स. बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट. इसको हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं. द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स. मान लीजिए हमारे पास एक बकेट है, बकेट के अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है, तो यहाँ पर कोई छोटा सा मग वगैरह रखा है, कोई वेसल रखा है, तो इस पर हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, फोर्स लगेगा. बट जो बियॉन्ड फोर्स होगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर काम करेगा. ठीक है, जो बियॉन्ड फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा.
After that, we have cause of buoyant force. When a mug is inside the water, the pressure from the sides are equal. No net force is available. तो यहाँ पर प्रेशर है वो दोनों डायरेक्शंस में, हर एक डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है दैट इज एफ नेट, दैट विल बी जीरो. But pressure at the bottom of the mug is more due to the more depth of water is less at the top due to less depth of the water. तो फ्लूइड प्रेशर की खास बात ये होती है कि आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हो, ठीक है, डेप्थ के अंदर जाओगे तो जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पर यदि हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पर डेप्थ कम है, और यहाँ पर जो नीचे है सर बॉटम की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाए, जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, प्रेशर ज़्यादा एक्ट करेगा. द डिफरेंस इन द प्रेशर एक्सर्ट नेट अपवर्ड फोर्स कॉल्ड अपथ्रस्ट. तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है और यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से बियॉन्ड फोर्स बनता है. द मग यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक इज पुश्ड अप ड्यू टू द अपथ्रस्ट. अब यहाँ पर डेंसिटी भी काम कर रही है. यदि किसी ऑब्जेक्ट है उसकी जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम होती है तो वो फ्लोट करती है, और वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी. वी हैव द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बियॉन्ड फोर्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन. वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ बियॉन्ड फोर्स. Now we are talking about the first one. As the volume of solid object immersed inside the liquid increases, the upthrust or the buoyant force also increases. जैसे जैसे वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है वो, तो buoyant force भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. So volume of solid object is directly proportional to the buoyant force. When the solid object is fully immersed, the buoyant force becomes maximum. The buoyant force depends only on the volume but not on the nature of the solid object. That if you have two balls of equal size but of different metals immersed in liquid, both of them experience the same buoyant force. यानी उनका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो सेम है, तो जो buoyant force है दोनों के ऊपर सेम रहेगा. Liquids have higher density exert more buoyant force than the liquids having lower density. तो जो सेकंड है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा बियॉन्ड फोर्स होगा, जितनी कम डेंसिटी होगी उतना ही कम बियॉन्ड फोर्स होगा. सो इफ़ यू टॉक अबाउट सी वाटर एंड कंपेयर टू द लेक वाटर, तो जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और लेक वाटर है उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है. तो जो सी वाटर है उसके अंदर जो बियॉन्ड फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से तैरना ईजी हो जाएगा. Even an iron block can float on mercury because of its high density. जैसे आपको पता है कि हम वाटर के अंदर किसी आयरन ब्लॉक को डालते हैं, ठीक है, लोहे के कोई छोटे मोटे टुकड़े को डालते हैं तो वो क्या करते हैं, डूब जाता है, सिंक हो जाता है. बट यदि हम वाटर की जगह उसको रिप्लेस कर दें किससे, मरकरी से, तो वो उसके ऊपर भी तैरेगा. After that we have Archimedes principle. Archimedes principle. When an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम किसी लिक्विड के अंदर डुबोते हैं, आधा डुबोएं या कुछ हिस्सा डुबोएं उसका या पूरा का पूरा डुबो दें, तो जितना वेट डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि आपको पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोते हैं, किसी लिक्विड के अंदर डुबोएंगे, तो उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो जितना लेवल इंक्रीज हुआ है उसका जो वेट होगा वो बियॉन्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी यदि हमें फाइंड आउट करनी तो हम उसके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करते हैं. The hydrometer used for determining the density of the liquid are based on Archimedes principle. किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो हाइड्रोमीटर होती है. ठीक है, वो किसके ऊपर बेस होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है. लेक्टोमीटर जिनका यूज हम मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए करते हैं वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती हैं. Archimedes principle is used in designing ships and submarine.
और इसका जो प्रयोग है वो हम शिप्स और सबमरीन के डिजाइनिंग में करते हैं। वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड, जैसे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करती हैं, सिंक कर जाती हैं। तो सो वी हैव आयरन नेल हेयर, सो आयरन नेल को जब डाला जाता है ये क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है। और यदि हम बात करें कॉर्क की तो ये क्या करती है, फ्लोट कर रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड, टू फोर्स एक्ट ऑन इट। सबसे पहले वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं, सेकेंड वन बियॉन्ड फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं। Whether an object will float or sink in a liquid depends upon the relative magnitude of these force acting in opposite direction. तो यहाँ पर यदि बियॉन्ड फोर्स ज्यादा होगा वेट से तो वो क्या हो जाएगा, फ्लोट करेगा। और यदि बियॉन्ड फोर्स कम होगा वेट से तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो डूब जाएगा, वेट ज्यादा होगा तो। ठीक है, सो वी हैव बियॉन्ड फोर्स लेस हो वेट से तो सिंक करेगी, बियॉन्ड फोर्स इक्वल होगा किसके, वेट के, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सस्पेंड हो जाएगी, यानी कि बीच में कहीं रुक जाएगी। इफ द बियॉन्ड फोर्स exerted by the liquid is more than the weight of the liquid, it will float. The principle of flotation, an object will float in a liquid if the weight of the object is equal to the weight of the liquid displaces by weight. यानी कि weight of object किसके equal हो, weight of liquid जो कि displace किया गया जब हम उसको liquid के अंदर डाला था। A floating body may be partially or wholly submerged in the liquid. The liquid is displaced by that portion of the body which is submerged under liquid. Now we have the density of floating object. An object will float in a sink if the density is less than the liquid. यानी कि ऑब्जेक्ट है यदि उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, यदि डेंसिटी इक्वल है तब भी फ्लोट करेगी, और यदि डेंसिटी है जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगी, सिंक करेगी। जैसे कि यदि हम बात करें आयरन ब्लॉक की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे ही आयरन ब्लॉक को इसके अंदर डाला जाता है तो आयरन ब्लॉक की जो डेंसिटी होती है लिक्विड की डेंसिटी यानी कि वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए क्या करता है, सिंक करता है। यदि हम बात करें यहाँ पर मरकरी है हमारे पास, वाटर को हमने मरकरी से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम आयरन ब्लॉक को डालते हैं तो आयरन ब्लॉक जो है वो फ्लोट करेगा, तैरेगा, क्योंकि जो मरकरी है यानी कि जो लिक्विड है हमारे पास उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। हाउ डज ए बोट फ्लोट इन द वाटर, यदि हम बात करें एक बोट की, व्हेन ए बोट इज ग्रेजुअली lowered into the water, it displaces more and more water due to which the upward beyond force acting on it increases. यानी कि यदि हम बात करें जैसे ही हम क्या करते हैं किसी बोट को पानी के अंदर उतारते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करती है जिसकी वजह से इसका जो बियॉन्ड फोर्स होता है वो ज्यादा हो जाता है। द बोट स्टॉप्स सिंकिंग फर्दर डाउन इनटू द वाटर व्हेन द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट जस्ट एनफ टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बोट। यानी कि जो वेट होता है, ठीक है, वो बोट का जो वेट होता है और ये उससे ज्यादा बियॉन्ड फोर्स लगाती है जिसकी वजह से ये डूबती नहीं है। व्हेन द बोट इज फ्लोटिंग द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बोट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बोट। सबमर्ज्ड जो कि डूबा हुआ है, ठीक है, यानी कि कुछ जो पार्ट होता है वो डूब जाता है पानी के अंदर और जो कुछ पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है, तो हम उसको प्लिमसोल लाइन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि द लाइन विच इज जस्ट अबव द सबमर्ज्ड पार्ट, जो डूबे हुए पार्ट से जस्ट ऊपर की तरफ जो लाइन जो एक्ट करती है उसको हम प्लिमसोल लाइन कहते हैं। व्हेन मोर पीपल गेट इनटू द बोट sinks more as long as the weight of the boat and the people together is equal to the weight of the water displaced by the boat। यानी कि जैसे जैसे पर्सन्स ज्यादा हो जाते हैं,
ठीक है, तो ये जो लाइन है, यदि हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट केस में देखो लाइन ऊपर की तरफ थी और ये नीचे की तरफ, यानी कि जो सबमर्ज्ड पार्ट है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बियॉन्ड फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, व्हेन नो मोर वाटर कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय द बोट, जब जो बोट है वो पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है तो उस केस के अंदर ये क्या हो जाती है, डूब जाती है। उसके बाद है हमारे पास डेंसिटी क्या होती है। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी हो किसके इक्वल हो जाती है, मास बाय वॉल्यूम के इक्वल हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब। सो जो डेंसिटी है वो हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो सीजीएस यूनिट है वो हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू द वाटर। रिलेटिव मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो इट इज डिनोटेड बाय आर डी, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये हो गई डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ द वाटर। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज आल्सो डिफाइंड एज द मास of any volume of the substance to the mass of an equal volume of water। तो यहाँ पर डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ पर भी डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मास बाई वॉल्यूम। यदि दोनों का वॉल्यूम हम क्या कर दें, सब्सटेंस का और वाटर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल कर दें, तो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाई मास ऑफ वाटर। बट द कंडीशन इज दैट दे शुड हैव इक्वल वॉल्यूम। After that, we have relative density of a substance expresses the heaviness of the substance in comparison of water. As the relative density is the ratio of the two similar quantity, it has no unit. तो density by density है तो दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से रिलेटिव डेंसिटी है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सो दिस इज द टेबल ऑफ सब सबस्टांसेस एंड द डेंसिटी इज गिवन टू दैट। जैसे कोर्क है उसकी 240 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, प्लेटिनम 21,400, तो सबसे कम कोर्क की होती है, प्लेटिनम की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद गोल्ड, मरकरी। तो इस तरीके से आप डेंसिटी, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में दे रखे हैं, ऐसा यूनिट्स के अंदर दे रखे हैं, ये सीजीएस यूनिट के अंदर दे रखा है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। तो आप इनको फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। So thanks for watching, and if you are new, please subscribe to the channel, press the bell icon so that you will get every notification of the channel. So thank you everyone.